हेलो दोस्तों, मैं सिमानी मुकु लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मेरी दोस्त शारदा योगी जी द्वारा लिखित कहानी मासूम मोहब्बत। आइए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 9। डॉक्टर, मैं कंगना से अभी मिल सकता हूँ क्या? आदित्य ने चिंतित आवाज़ में कहा। ऑफ कोर्स मिस्टर आदित्य, चलिए, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर और आदित्य दोनों बात करते हुए कंगना के वार्ड में आते हैं, जहाँ कंगना बेहोश बेड पर थी। एक नर्स ड्रिप बदल रही थी। आदित्य कंगना के बेड पर जाकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, बचपन से ही कंगना को जानता हूँ डॉक्टर साहब। शुरू से ही कंगना बहुत गुमसुम रहती थी। इसकी वजह घर वालों का उसके प्रति रूखा और कठोर व्यवहार था, लेकिन इसका जिक्र कभी कंगना ने किसी से नहीं किया। करती भी कैसे? अक्सर अकेली ही रहती थी। उसकी कोई दोस्त भी तो नहीं थी। मेरे पापा कुछ दिन पहले ही हमें शहर लेकर आए थे और मेरा एडमिशन भी उसी स्कूल में करवाया गया। दूसरे दिन मैं स्कूल से घर लौट रहा था। बीच में ही तेज़ बारिश की वजह से एक पेड़ के नीचे रुक गया। तभी वही मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म में एक लड़की दौड़ती हुई भीगी सी वहाँ बारिश से बचने के लिए आकर खड़ी हुई। जब पहली बार मैंने उस मासूम लड़की को देखा तो मानो गरजते बादल और चमकती बिजली उसके चेहरे पर ही सिमट गई थी। आंखों में भोलापन, चेहरे पर मासूमियत। बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे को मोती के समान चमकदार बना रही थी। आंखें इतनी गहरी थी कि कोई भी बस डूबता चला जाए। वो बार बार अपने शर्ट और स्कर्ट से पानी की बूंदों को झिड़क रही थी। मैंने खुद को घूरता देख वह एकदम सहम गई। उसके गालों में लालित्य बारिश की बूंदों के साथ झरने लगा। उसने अपनी नज़रों को ज़मीन पर टिका लिया था। मैं उसकी तरफ खिंचता ही जा रहा था। मैंने पैंट से रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन बिना कुछ कहे हल्की हल्की बारिश में ही वो चली गई। उसका ये भोलापन बार बार मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैं उस रात ठीक से सो ही नहीं पाया। दूसरे दिन भी मेरी नज़रें उसी को ढूंढने लगी थी। कुछ देर बाद मैंने देखा सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठी कंगना एक टक बाहर चहकती चिड़ियों को निहार रही थी। सबसे अलग, न किसी से बोलना, न हंसना, मुस्कुराना, मानो मन ही मन खुद से लड़ रही हो। तभी मेरी बगल में बैठे सहपाठी राजू ने कहा, वो कंगना पढ़ाई में सबसे कमज़ोर होने की वजह से रोज़ रोज़ टीचर से डांट और मार खाती है, जिसकी वजह से सब लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। शायद इसी वजह से सबसे अलग रहती है। मैं पढ़ाई में तेज़ होने की वजह से जल्दी ही कक्षा में पॉपुलर बन गया था, लेकिन मेरा ध्यान कंगना से कभी हटता ही नहीं था। पढ़ाई में ध्यान नहीं होने की वजह से अक्सर कंगना को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था, जो मुझे अंदर से कचोटता था। मैं उसके अंदर के दर्द को समझना चाहता था। एक दिन मैं खुद ही कंगना के पास बैठ गया। हाय, मेरा नाम आदित्य सक्सेना। कंगना ने अपना मुंह फेरकर खिड़की की तरफ कर लिया। मैं उठकर खिड़की वाली साइड में जाकर बैठ गया। तुम्हारी परेशानी क्या है कंगना? कंगना ने धीमे स्वर में कहा, देखो, मुझे अकेला रहना पसंद है। तुम वापस अपनी सीट पर चले जाओ। कुछ दिन बाद तुम भी मेरी हंसी उड़ाओगे, इस कक्षा में सबसे इंटेलिजेंट जो हो। कंगना ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। ज़रूरी तो नहीं सब एक जैसे हो। हंसी उड़ाने के डर से पीछे बैठने की बजाय उनकी आलोचना का जवाब देना ज़्यादा बेहतर होता है, मैंने अपनी किताबें निकालते हुए कहा। पहली बार उसके चेहरे पर दबी सी मुस्कान झलकी। लेकिन तुम तो सबसे फेवरेट स्टूडेंट हो ना, मेरे पास बैठकर अपनी इमेज क्यों घटा रहे हो? कंगना ने हैरानी से कहा। लेकिन मेरी फेवरेट तो तुम हो कन्नू, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। कंगना के गाल फिर से लाल हो गए। उस दिन मैंने उसकी आंखों में पहली बार एक सुकून देखा। सॉरी, गलती से कन्नू निकल गया। राजू ने बताया तुम्हारा नाम कंगना है, मैंने सर खुजाते हुए कहा। सॉरी मत बोलो, तुम मुझे कन्नू ही बोला करो। पहली बार बहुत अपनापन महसूस हुआ। कंगना ने लास्ट वाले शब्द धीमे स्वर में कहे थे, लेकिन मैंने सुन लिया था। धीरे धीरे हम दोनों के बीच बातचीत होने लगी और कुछ ही दिनों में हम दोनों गहरे दोस्त बन गए। धीरे धीरे कंगना मेरी तरह ही बनने लगी थी। अब उसकी कई सहेलियां भी बनने लगी थी। आदित्य कंगना के सर को सहलाते हुए मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर और नर्स आदित्य की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। बीते हुए प्यारे पल छिन, यानी बचपन के दिन, हमेशा स्मृति में मीठे बनकर स्वाद घोलते रहते हैं।
तरह तरह की शरारतें और उन शरारतों में साथ देने वाली कंगना, जो वर्तमान की औपचारिकता में लिपटी हुई मित्र मंडली के बीच बार बार याद आती थी। साथ में मिलकर किसी टीचर के पीठ पीछे ठिठोली करना, स्कूल से बंक मारकर बगीचों में अमरूद तोड़ने जाना और अपनी हर बात उससे शेयर करना मुझे बहुत खुशी देता था। दुनिया कितनी ही बदल जाए, लोग कितने ही व्यस्त हो जाए, लेकिन बचपन की मासूम कंगना जब याद आती थी और उसके साथ बिताए पलों को हमारे आसपास हंसता हुआ महसूस करता था। युवावस्था में सपने बुनते समय भी अचानक बचपन की प्यारी कन्नू सामने आ खड़ी होती थी और याद दिला जाती थी वे दिन जो निश्चलता और मस्ती में साथ गुजारे थे। बचपन की दोस्ती में जो बात होती है वो बाद की दोस्ती में नहीं आ सकती। बाद में जो संबंध बनते हैं वो हिसाब किताब से बनते हैं, कई बार जांच परख कर और कई बार स्वार्थ पूर्ति के लिए भी। लेकिन उस समय नादानियों की वजह से की गई नटखट गलतियाँ आज भी गुदगुदाती है। उन्हें याद करते समय बार बार कंगना का चेहरा सामने आ जाता तो आंखों में पानी और मन में तितलियाँ उड़ने लगती। बचपन की दोस्ती यादों की पोटली की तरह है, जिसे खोलने पर हमेशा भीनी भीनी सुगंध से जीवन महक उठता है। आदित्य बचपन की यादों में डूबता जा रहा था, कहीं न कहीं अपने दिल के दर्द को बाहर निकाल रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था बेहोश कंगना में आदित्य की पूरी जिंदगी सिमटी हुई है। चैप्टर 10। इन मीठे पलों में कब 2 साल बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन मेरे पापा को अचानक गांव जाना पड़ा। दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे कंगना को बताने का भी मौका नहीं मिला। रात 10 बजे की ट्रेन थी गांव जाने के लिए। जब मैंने पापा से कहा कि हम वापस कब आएंगे, तब उन्होंने कहा कि बस कुछ दिन बाद ही आ जाएंगे, तुम्हारे स्कूल भी तो है। लेकिन गांव पहुंचने से पहले ही दादाजी का देहांत हो चुका था, जिसके अफसोस ने पापा को शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ दिनों तक गांव में पापा को कोई काम न मिलने की वजह से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा एडमिशन भी रुक चुका था। लेकिन इस बीच मैंने कंगना को बहुत याद किया। अफसोस था कि मैंने कन्नू को एक बार भी नहीं बताया कि मैं किन हालातों में शहर छोड़ गया। उस वक्त तो सिर्फ मेरी गहरी दोस्त थी, लेकिन उससे दूर होने के बाद मुझे उसके अलावा किसी लड़की में वो मासूमियत और भोलापन नज़र ही नहीं आया। फिसलते वक्त के साथ मेरी उससे मिलने की उम्मीद भी कम हो गई थी। उम्र के साथ मेरे सपने और कुछ कर गुजरने के जुनून में कंगना से मिलने की एक आखिरी कोशिश भी शामिल थी। मेरे पास स्मार्टफोन आते ही मैंने फेसबुक पर हमारे स्कूल में पढ़ने वाले सभी दोस्तों से बातचीत करनी शुरू की। कुछ ही दिनों में कंगना की सहेलियां नित्या से फेसबुक पर चैटिंग में भी कंगना के बारे में कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वो भी दिल्ली कॉलेज में एडमिशन ले चुकी थी। मैं आखिरी उम्मीद भी छोड़ चुका था। इसी बीच मेरा आयकर विभाग में भी चयन हुआ। किस्मत कहो या इत्तेफाक, मेरी पहली पोस्टिंग इसी शहर में मिली। जब से यहाँ आया हूँ कंगना को ढूंढने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी मैंने। मन में कभी कभी ख्याल भी आया कि अगर उसकी शादी हो गई होगी तो मैं दूर से उसकी एक झलक देखकर उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। लेकिन ऐसी हालत में कन्नू मुझे मिलेगी, मेरी रूह को भी यकीन नहीं हुआ था। कहते हुए आदित्य कंगना के हाथ को अपने गालों पर रखकर रोने लगा। अचानक आदित्य के हाथ पर एक कोमल सा स्पर्श महसूस हुआ। आदित्य ने हाथ की तरफ देखा, जहाँ कंगना अपने हाथ से आदित्य का हाथ कसकर पकड़े हुए आंखें बंद किए किसी कश्मकश में सर हिला रखी थी। आंखें बस खुलने वाली ही हो, चेहरे पर एक अनकहा डर साफ झलक रहा था। आदित्य ने एकदम घबराकर डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने इशारा किया, तुम बोलना बंद मत करो, उसे आवाज़ तो गहरी नींद से बाहर लाने के लिए। आदित्य ने कंगना के हाथ पर अपना हाथ रखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम अकेले मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुमने सोच भी कैसे लिया कि आदित्य तुम्हारे बिना कोई अस्तित्व भी है? बचपन से हर बार मेरी माँ जब मुझे टूटने तारे से कुछ मांगने को कहती थी, तब मम्मी पापा की खुशी और तुम्हारा साथ ही मांगा था। जब बचपन में यह शहर छोड़कर जा रहा था, तब मन ही मन एक वादा किया था, एक दिन अपनी कन्नू को लेने ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि टूटते तारे से हर ख्वाहिश पूरी होती है। मेरे तो रोम रोम में तुम बसी हो। तुम्हारे बिना जीने की मैं सोच भी नहीं सकता कन्नू, सोच भी नहीं सकता।
गहरी नींद में भी कंगना आदित्य के साथ बचपन की अटखेलियों में पहुंच गई थी, जिसने उसके मन में वर्तमान के दर्द को भुला दिया था। कंगना को आदित्य दूर जाते हुए दिखाई देने लगा, जिससे वह बहुत घबरा गई और आदि कहकर चिल्लाकर गहरी नींद से उठी। उसके होश में आते ही आदित्य ने कन्नू तुम ठीक तो हो कहकर उसे बाहों में भर लिया। आंखें बंद कर कंगना ने आदित्य को झटके से खुद से अलग कर दिया और फिर बेड पर बेसूध सी लेट गई। आंखों के दोनों छोरों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कंगना ने कहा, कौन हो तुम? उसकी आवाज़ में कोई संदेह नहीं था, बस एक औपचारिकता झलक रही थी। आदित्य इन पलों में डबडबाई आंखों से कंगना को समझने की कोशिश कर रहा था। कन्नू, मैं तुम्हारा आदि। आदित्य ने कांपते होठों से कंगना के दोनों हाथ चूमते हुए कहा। कौन आदि? मैं किसी आदिवादी को नहीं जानती, कहकर कंगना ने अपने हाथ खींचकर मुंह फेर लिया। आदित्य फिर कंगना के सामने जाकर घुटनों के बल बैठकर उसके गालों को दोनों हाथों से छूते हुए कहा, अपने आदि से इतनी नाराज़ हो कि इतने सालों बाद मिलने पर भी उसे नहीं देखना चाहती। आदित्य की भीगी आंखों में कंगना ने एक बार झांका और फिर नज़र हटाकर कहा, इस दुनिया में मेरा कहने के लिए कोई नहीं बचा, और अगर तुमने मुझे थामा तो मेरी मनहूसियत तुम्हें भी। तुम चले जाओ यहाँ से, दोबारा कभी पलट कर मत आना। नर्स, इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहिए। नर्स और डॉक्टर दोनों के भावहीन चेहरे कंगना को ही देख रहे थे। मिस्टर आदित्य, प्लीज़ आप कुछ देर के लिए पेशेंट को अकेला छोड़ दीजिए, डॉक्टर ने आदित्य से कहा। आदित्य खुद को संभालने के लिए चेहरे पर गंभीरता लिए चुपचाप कंगना को देखता हुआ वहाँ से चला गया। डॉक्टर भी उसके पीछे चले गए। दोस्तों, आपको यह नई कहानी कैसी लग रही है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगले पार्ट का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।